आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 13 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। अब इस चैप्टर के स्टार्ट होने के साथ क्या होता है, आपके बुक में आप इकोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं, मतलब आप इकोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, पहले मैं चैप्टर का नेम लिख दूं यहाँ पे, दैट इज ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। चैप्टर 13 न्यू यूनिट स्टार्ट हो रहा है आपका, ऑर्गेनिजम्स एंड populations। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, ठीक है। तो ये है क्या, हम यहाँ पे इकोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं। इकोलॉजी, तो आपके दिमाग में क्वेरी होगी कि इकोलॉजी होता क्या है ना। तो इकोलॉजी क्या है, सो देखिए इकोलॉजी पहले मैं समझाती हूँ, उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन आप भी लिख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, कॉमन जियोग्राफिकल एरिया लिया है, ठीक है। अब इस कॉमन जियोग्राफिकल एरिया में कुछ ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये क्या है, ह्यूमन बीइंग्स है यहाँ पे, सपोज कीजिए, ठीक है। दूसरी बात, और क्या हो सकता है यहाँ पे बर्ड्स भी हो, बर्ड्स के साथ साथ यहाँ पे बीटल्स भी हैं कुछ, ये क्या है, बीटल्स हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फिर हम इकोलॉजी आखिर किस चीज को समझे, है क्या ये इकोलॉजी, ठीक है। तो इकोलॉजी का मतलब है, पहली बात, ये यहाँ जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, आप जो टोटल ऑर्गेनिजम्स आप यहाँ देख रहे हैं इस कॉमन ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर, इनका यहाँ अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है। आप बोलेंगे हमें समझ नहीं आया, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको इसके लिए। जब ठंड का सीजन आता है, जैसे अभी ठंड का टाइम है, तो किसी मॉनिटर ने तो आपको बोला नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि आपके एरिया का कोई मॉनिटर है जो बोलता हो कि भाई तुमको अब ब्लेजर निकालना है या फिर ठंडे कपड़े निकालने हैं, ऐसा तो किसी ने बोला नहीं। आप ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज कि जो एक कॉमन ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर सारे ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहे हैं, उनका वहां उनके इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन कैसा है। अब किसी कॉमन ज्योग्राफिकल एरिया को या पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया को हम इसलिए ले रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि अभी यहाँ ठंड पड़ रही है तो ऑल ओवर वर्ल्ड में हर जगह ठंड ही हो। आपको पता है कि हर जगह का क्लाइमेट क्या होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। अब जैसे अभी नाइट का टाइम है तो दूसरी कंट्रीज में क्या है, मॉर्निंग का टाइम है अभी। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है इन अ पर्टिकुलर या स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है। पहली चीज तो ये कि सारे ऑर्गेनिजम्स का उनके खुद के इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन कैसा है, जो उनका फिजिकल इन्वायरमेंट है, ठीक है। दूसरी बात, ये आपस में खुद भी तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते होंगे, ये इनका आपस में खुद भी एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन है। तो आपको इसमें दो चीजों को प्लस करना है। पहला, जो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहे हैं उनका उनके इन्वायरमेंट के साथ कैसा इंटरेक्शन है। दूसरी बात, जो सेकंड थिंग आपको यहाँ पे देखनी है वो ये कि जो ऑर्गेनिज्म सारे हैं उनका आपस में क्या इंटरेक्शन है। तो इसको अब मैं एक साथ कंक्लूड करके लिख देती हूँ, समझ आ गया होगा आपको। तो ये एक सिंपल सी साधारण सी बात है, इसको मैं नोट कर देती हूँ। देखिए, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, इकोलॉजी इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ecology is the study of the relationships, the relationships between living organisms
पहले तो इनके खुद के बीच में हो गया, तो बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग humans and their physical environment and their physical environment. Physical environment. अब देखिए, आगे आप बहुत सारी चीजें और भी सीखेंगे यहाँ पे। इकोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे, जैसे एज फॉर एग्जांपल कम्युनिटी क्या है, पॉपुलेशन क्या है, इकोसिस्टम क्या है, बायोस्फीयर क्या है। तो इन सब को आप एक साथ एग्रीगेट करके देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इकोलॉजी की डेफिनेशन है, इसको नोट कर लेंगे, इसमें कोई डाउट होगा नहीं, अगर होगा तो पूछ लेंगे मेरे से। अब देखिए, आपको यहाँ एक डायग्राम तो नहीं बोल सकती, ग्राफ नजर आ रहा है यहाँ पे। ये थोड़ा यूनिक टाइप का ग्राफ है, ऐसा ग्राफ आपने कभी बनाया नहीं है ना। तो इसको अब मैं समझाने जा रही हूँ, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, पहले हम ये तो समझे बायोम क्या होता है ना। तो बायोम डिस्ट्रीब्यूशन जब हम देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बायोम एक क्लासिफाइड एरिया होता है जो कि किसी स्पेसिफिक लोकेशन में, इसको इसका नाम सुन के भी आपको पता चल रहा होगा, जैसे डेजर्ट बायोम। तो आपको समझ आ रहा होगा कि अच्छा, सुनते के साथ दिमाग में कैसा इमेज आना स्टार्ट हो जाता है कि वहां पे ड्राई एरिया होगा, कैसे ऑर्गेनिजम्स रह रहे होंगे। अगर हम प्लांट्स की बात करें, वहां पे कैक्टस सर्वाइव कर रहा होगा। अगर हम एनिमल्स की बात करें, वहां कैमल सर्वाइव कर। इसका मतलब है कि बायोम क्या है, क्लासिफाइड एरिया है अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज, मतलब उस स्पीशीज के अकॉर्डिंग जो कि उस स्पेसिफिक लोकेशन में रहता है। ठीक है, अब इन सब के बारे में अगर हम बात करें, तो इनका टेम्परेचर रेंज या मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, इसके अकॉर्डिंग हम इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ग्राफ बनता कैसे, वो मैं सिखाती जाती हूँ आपको। ठीक है, पहले हम लोग लिख लेते हैं बायोम होता क्या है। ये तो सेकेंडरी वर्क है, ये तो बात की बात है। ठीक है, ये इकोलॉजी था। नेक्स्ट, इसको समझाने के लिए, इस ग्राफ को समझाने के लिए मैं यहाँ पे पहले आपको बायोम लिख देती हूँ। बायोम में लिख लीजिए, बायोम इज एन एरिया, बायोम is an area classified area classified according to the species species। हर जगह जो पाए जाने वाले स्पीशीज हैं, वो पर्टिकुलर एरिया के लिए कन्फाइंड होते हैं। कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक लोकेशंस पे पाए जाते हैं। तो क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज दैट लिव इन live in that location, live in that location। ठीक है,
तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, बायोम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है या किस किस चीज को हम लोग इसके अंदर इंक्लूड करना स्टार्ट करते हैं, तो एक नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए इसके लिए, उसके बाद में अगर आप समझाना स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर रेंज काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, टेम्परेचर रेंज, soil type, temperature range, soil type, and the amount of light and water, and the amount of light and water are unique to a particular place, to a particular place and form the यहाँ पे एक और टर्म आ रहा है आपके पास इकोलॉजी के लिए, दैट इज नीच बोलते हैं इसको, नीच भी कई टीचर्स बोलते हैं इसको, नीचेस फॉर स्पेसिफिक स्पेशीज ये क्या है, कॉल्ड एज बायोम। यानी ये सारे फैक्टर्स को जब आप देखना स्टार्ट करते हैं, इन सब को एक साथ इंक्लूड करके हम क्या कहते हैं, इनको हम एक साथ इंक्लूड करके बायोम डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इकोलॉजिकल निचेस या इकोलॉजिकल निकेस, जो भी आप बोलना चाहते हैं, अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टाइम्स पूछा गया है नीट के एग्जाम में, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट पेज मूव कर रही हूँ, ये कर लिया होगा आपने। देखिए, पहले मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। मुझे आपको क्या समझाना है, एक रफ वर्क है, आपको नोट नहीं करना है, मुझे आपको समझाना है इकोलॉजिकल नीच, NICHE ऐसे लिखा जाता है इसको, ठीक है। हम यहाँ पे सपोज कीजिए एक बर्ड को देखते हैं, हम लोग किसको देखते हैं, एक बर्ड जो है यहाँ पे, अच्छा ये बीटल आ गया यहाँ पे, ये बर्ड है यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। सपोज कीजिए हम यहाँ पे बर्ड्स को देख रहे हैं, ये सब क्या है, बर्ड्स हैं, ठीक है। अच्छा, आप ऐसे सोचना स्टार्ट कीजिए, अगर हम इस बर्ड को एक इकोसिस्टम के अंदर देख रहे हैं, अगर हम एक बर्ड को कहाँ देख रहे हैं, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर देख रहे हैं, ठीक है, तो इस पूरे इकोसिस्टम के अंदर इसका अपना कुछ ना कुछ पोजीशन है, जैसे इसका पोजीशन इन द इकोसिस्टम। लेकिन एक बात और है, जैसे अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा, मैंने आपका एग्जांपल लेती हूँ, मैं यहाँ पे, आप है यहाँ पे, ठीक है, आपके क्लास के अंदर आपका कुछ ना कुछ रोल नंबर जरूर होगा, गारंटी के साथ, भले आपका नेम कुछ भी हो, लेकिन नेम से कभी अटेंडेंस नहीं होता, किसी एक नाम के दो बच्चे भी क्लास में हो तो रोल नंबर तो कंफर्म्ड, गारंटी के साथ रोल नंबर होगा ही होगा। जैसे क्लास में किसी बच्चे का रोल नंबर 7 है तो 7 ही होगा। तो एक बात ऐसे सोचिए ना, अगर इस बच्चे का रोल नंबर 7 है तो इसका मतलब है
कि आगे के जो 6 स्टूडेंट्स है इससे इंटेलिजेंट है, अगर ये रैंकिंग जो है वो टेस्ट मार्क्स के अकॉर्डिंग किया गया है तो तब की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो इस बच्चे का स्टेटस या पोजीशन क्या है कि क्लास के आगे के जो 6 स्टूडेंट्स है इससे इंटेलिजेंट है, और इसके बैक के जो बैक के मान लीजिए 40 की स्ट्रेंथ है, तो इसके बैक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो सब के सब जितने भी बच गए यहाँ पे 33 स्टूडेंट्स, वो सब क्या है, इससे वीक है पढ़ने में, ठीक है। तो ये इसका स्टेटस है, इसकी पोजिशनिंग है। तो इकोलॉजिकल नीच का क्या मतलब है कि एक किसी स्पेसिफिक स्पीशीज का, जैसे हमने यहाँ पे बर्ड को लिया है, तो इस बर्ड का इसके अपने इकोसिस्टम में क्या पोजीशन है, आप समझ आया। तो इसको हम लोग इकोलॉजिकल नीच बोलते हैं। देखिएगा बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा गया है, आपको ऐसे कंफ्यूज किया जाएगा, स्टेटस ऑफ द स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम, स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल इन एन इकोसिस्टम, स्टेटस ऑफ अ कम्युनिटी इन एन इकोसिस्टम। तो स्पीशीज एक पर्टिकुलर, जैसे मैंने यहाँ पे बर्ड्स को लिया है, एक स्पेसिफिक स्पीशीज को मैंने यहाँ पे काउंट किया है, तो सिर्फ इस स्पीशीज का ही देखा जाएगा कि इसके अपने खुद के इकोसिस्टम में इसका पोजीशन क्या है, किस रैंक को ये बिलोंग करता है। हो सकता है कि ये जो सारे बर्ड्स हैं किसी छोटे छोटे वॉर्म के लिए ये कैसे हो, कैसा काम करते हो, ये उनके ऊपर फीड करते हो, ये तो उनके लिए क्या हो गया, ये प्रीडेटर हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी तो होते हैं ऑर्गेनिजम्स जो कि बर्ड्स को खाने का काम करते हैं, है ना, तो ये उनके लिए क्या हो गया, प्रे हो गया, तो ये वहां पे स्टेटस देखा जाता है। तो लिख लीजिए इकोलॉजिकल नीच क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तभी मैंने वहां पे वो वर्ड देखा तो मैंने सोचा मैं समझा दूं आपको। देखिए इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल नीच, NICHE, इकोलॉजिकल नीच। देखिए इकोलॉजिकल नीच is a term for is a term for the position of for the position of a species of a species within an ecosystem, within an इकोसिस्टम। बस ये इतना सिंपल सा ही आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इसको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। एक इकोसिस्टम के अंदर किसी पर्टिकुलर स्पीशीज का क्या स्टेटस है, क्या पोजीशन है उसका, बस यही क्या है, इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम के अंदर एक पर्टिकुलर स्पीशीज का इकोलॉजिकल नीच, इसी को बोला जाता है। बस सफिशिएंट है, इतना ही रहने दीजिए। ये क्या हो गया, इकोलॉजिकल नीच हो गया। ये मैंने क्यों लिखवाया आपको, क्या रीजन था, यहाँ पे आ भी रहा था, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, फॉर्म द niches फॉर स्पेसिफिक स्पीशीज है ना लिखा हुआ, कॉल्ड एज बायोम। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता, बाकी सारे वर्ड्स तो आपके इस पेज के समझे हुए, ये आपको समझने में दिक्कत आती तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि अब इस ग्राफ को बनाना कैसे, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही अराइज होता है, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इससे, एक दो नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे, अगर हम इस बायोम डिस्ट्रीब्यूशन को देखना स्टार्ट करें। और इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो यही टॉपिक है। हालांकि आगे भी बहुत सारी चीजें हैं इस चैप्टर में, सब अपने अपने जगह पे इंपॉर्टेंट है, बट ये ऐसी चीज है कि देखते के साथ पता चलता है कि हाँ इससे क्वेश्चंस आने ही आने हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज ये है जो आपको दिमाग में रखना है, इस ग्राफ के अंदर जो बायोम डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताया जा रहा है, तो वो कौन कौन से बायोम का बताया जा रहा है आपको यहाँ पे, जो मेजर बायोम्स है, जैसे इस ग्राफ को देख के लिखना है, रखना नहीं है कुछ भी आपको। यहाँ पे किसका लिखना है, डेजर्ट, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, कोनिफेरस फॉरेस्ट और आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा, इनका आपको लिखना है, कहाँ पाए जाते हैं, मतलब
रिप्रेजेंट करना है कि कितना एनुअल प्रेसिपिटेशन वो खुद शो कर रहा है, कितने मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच के रेंज में वो खुद को सर्वाइव करा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। देखिए इसको मैं समझाती हूँ आपको।